जय हिंद साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट एनालाइज करेंगे, जिसमें कि पूरा सेट होगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और सभी सेक्शन को बांट दिया गया ताकि आपको टेस्ट सीरीज लगाने में सुविधा हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। यह टेस्ट सीरीज हमारा 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सल्फर। ठीक है, सल्फर को जब रबड़ के साथ गर्म किया जाता है तो इस विधि को हम वल्केनाइजेशन अर्थात वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, रबड़ जो है आपका कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। ठीक है, और SO2 आप देख रहे हैं, ये SO2 और NO2 ये दोनों जो है अम्लीय बारिश कराने में सहायक होता है। ठीक है, और F से आपका फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सही है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं यदि इसमें जल की मात्रा लगा दे तो। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3 होता है। ठीक है, सॉरी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। ठीक है, चिली साल्ट पीटर। अब बाकी सभी के बारे में समझ गए। एक और होता है आपका खाने वाला सोडा, जिसको कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, और ये हमारा क्या है, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोवन सोडा, और ये आपका हो गया खाने वाला सोडा। और ये जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम सर्फ, डिटर्जेंट या साबुन बनाने में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु है यदि किसी सर्किल पथ पर राउंड घूम रहा है तो उसको जो घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल चाहिए जो कि सेंटर की ओर काम करता है, जिसे कहते हैं हम अभिकेंद्र बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अपकेंद्र बल जो है जैसे दूध से मक्खन निकालना या घी निकालना, ठीक है, या वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ये सब अपकेंद्र बल का उदाहरण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, जब द्रव्यमान के कारण कोई बल लगता है तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के बल को भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसे G से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपका बोला गया है डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आँख। डिप्लोपिया और मायोपिया, ठीक है, और आपका ट्रेकोमा, ये सभी बीमारी जो है आपका आँख से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो का अपडेट मिल सके। इसमें बोला गया है स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है आपका रेटिना, ऑप्शन डी सही है। इसको हिंदी में हम दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन दिमाग जो है इसे सीधा करके देख लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह का बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें बोला गया आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खालिस्तान वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम 10 साल का अवधि होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 15। तो 15 जो है किसका परमाणु संख्या होता है, फास्फोरस का होता है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका फास्फोरस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला गया बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का जो है पानी के अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका सोनार। ये देखिए सोनार कैसे ये लोग प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये समुद्र है और यहाँ पे आपका एक नाव है। ठीक है, यहाँ से एक तरंगदैर्घ्य भेजा जाता है अंदर की ओर और मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है तो इससे रिटर्निंग तरंगदैर्घ्य के टाइम को नोट किया जाता है। तो इसी से पता लगाया जाता है कि यहाँ पे कोई वस्तु है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कोई वस्तु नहीं है तो तरंगदैर्घ्य जो है वापस नहीं जाएगा, तो उससे पता नहीं लग पाएगा कि वहाँ पे है या नहीं। जहाँ पे मान लिया जाए कुछ धातु वगैरह है तो वहाँ से रिटर्निंग तरंगदैर्घ्य जाता है। ठीक है, तो इस माध्यम से सोनार से जो है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य बल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए यंग मॉडुलस क्या कहता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब प्रतिबल बाय विकृति। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, STRE एक ही होगा। ठीक है, इसका जब आप फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेस का तो क्या होता है, एक प्रकार का ये बल है। स्ट्रेस मतलब एक प्रकार का बल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। और स्ट्रेन का क्या होता है, चेन इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चूँकि ये नीचे है तो ये मान लेते हैं डेल्टा L मान लिए चेन इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L मान लिए बड़ी लेंथ है। तो ये चूँकि नीचे है तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका लेंथ है और ये भी लेंथ है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा अगर हम डायमेंशन लिखेंगे। तो F का मान क्या होता है न्यूटन, A का मान क्या हो गया मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। अगर इससे आपका पूछा जाता कि प्रत्यास्थ मतलब यंग गुणांक का जो है मात्रक बताइए तो मात्रक आपका ये निकल जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अन्य सभी का भी मात्रक निकलता है। ठीक है, तो आप या तो याद रख लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूला के याद रखेंगे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया था ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई आधार है और यहाँ से कोई लोलक लटका हुआ है। तो जब हम इस पर एक बल लगाएंगे, मान लेते हैं इस ओर बल लगा रहे हैं तो ये लोलक क्या है इस ओर जाएगा। तो पहली बार जब हम झटका लगाएंगे इसमें या बल लगाएंगे तो ये मैक्सिमम दूरी पर जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम दूरी हुई इसी को हम आयाम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई ए। ठीक है, फिर ये लोलक क्या करेगा वापस आके यहाँ पे आएगा, फिर मतलब ए दूरी चली, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद लोलक फिर इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये लोलक फिर से वापस यहाँ पे आएगा। तो एक दोलन तब पूरा होता है जब इस पॉइंट से यहाँ पे जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए, फिर वापस यहाँ पे आए। तो पहली बार में इधर से जाएगा तो ए चलेगा, फिर इधर से वापस आएगा, फिर ए चलेगा, फिर इधर जाएगा ए दूरी तय करेगी, फिर इधर से वापस आएगी ए दूरी तय करेगी। तो टोटल ये कितना हो गया 4 बार हो गया। तो इसका जो पूर्ण दोलन काल हो गया कितना हो गया 4A हो जाएगा। मतलब पूरी दूरी कितनी हो जाएगा एक दोलन में 4A हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया आपका 4A। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है
सरल लोलक के आवर्तकाल t और लोलक की लंबाई l के बीच ग्राफ क्या होगा। तो देखिए आप जानते होंगे t बराबर होता है 2π√L/g। अगर दोनों ओर वर्ग कर दें तो क्या आपको मिलेगा, t² 2π अर्थात 4π² L/g। ठीक है, L बाहर आ जाएगा, ठीक है, और g बाहर नहीं आएगा, इसको रूट में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, पाई का मान 22/7 होता है। g 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और l जो है आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे l लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि l जो है प्रोपोर्शनल हो गया t² के। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा परवलय बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि एक वस्तु का जो है कीमत, जैसे 5 केजी आलू का दाम 25 रुपया है, तो 6 केजी का दाम कितना होगा, तो स्पष्ट है कि बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका दाम बढ़ेगा, वस्तु की मात्रा घटाएंगे तो वैसे दाम भी घट जाएगा। तो इस पर क्या डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा वैसे वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y घटेगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। ठीक है, लेकिन वर्ग के जब फॉर्मेट में आएगा तो एक परवलय का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया है 14 में, सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्पतगीन का। ठीक है, अल्पतगीन जो है राजा था और सुबुक्तगीन जो है इसके दरबार में रहने वाला गुलाम था, जो कि बहुत ही ईमानदार था। ठीक है, तो इसकी ईमानदारी को देखते हुए अल्पतगीन ने जो है सुबुक्तगीन को अपना दामाद भी बना लिया था। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर यहाँ संख्या लिख दिया है। ठीक है, तो किसी भी तरह का संख्या हो आपको हम बता देते हैं कि कैसे आप आवर्तकाल निकालेंगे। तो अभी जैसे आपने देखा t बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर L का जो मान दिया है 1 मीटर दिया है, यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे। 2 पाई का मान होता है आपका 3.14, L 1 दिया है तो 1 रख लेंगे। g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका रूट में रह जाएगा। जब 9.8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका जो है करीब करीब 3.14 ही आएगा वर्गमूल। ठीक है, और यहाँ से 1 ही रह जाएगा, यहाँ से आपका 3.14 कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2। मतलब आवर्तकाल कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। यहाँ पे राइट आंसर हो गया कितना, ऑप्शन बी। तो आपको इतना करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लंबाई कितनी दी गई है उसका वर्गमूल करके दुगना कर देना है। ठीक है, तो वही आपका आवर्तकाल निकल जाएगा। यदि यहाँ पे 4 मीटर दिया होता तो क्या करते हैं, इसका वर्गमूल कर देते हैं और इसका दुगना कर देते हैं, तो आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है आवर्तकाल, 4 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से आप और भी सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित मतलब होता है कि बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें जब देखिए अवतल दर्पण यहाँ पे हम बना देते हैं आपके लिए, जब वस्तु जो है P और F के बीच होती है यहाँ पे, तब इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। ठीक है, इस वजह से हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। घर में जो कांच होता है मतलब दर्पण जो होता है वो आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। आप देखेंगे कार वगैरह या मोटरसाइकिल में मिरर लगा होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कार साइड मिरर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है। ठीक है,
कार्य बोला गया है जो कि बल और विस्थापन का गुणनफल है, वह किस तरह का राशि है? तो वह एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? देखिए, रामतनु पांडे जो है ये तानसेन का नाम था, ये संगीतकार था, तो ये तो था शामिल। हकीम हुकाम जो है रसोइया था। ठीक है, महेश दास का जो नाम था बीरबल था। ठीक है, तो ये सब उसके नवरत्न में शामिल थे। बैरम खान जो है अकबर के गुरुजी थे और इसका संरक्षक थे। ठीक है, तो ये आपका नवरत्न में नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई? तो सही आंसर है आपका 17 अक्टूबर 1940। यह आपका मुंबई में पवनार से शुरू हुआ था। ठीक है, मुंबई में पवनार से शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका 1930 में शुरुआत हुआ था और ये व्यक्तिगत है, दोनों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो है जमींदारी एसोसिएशन था। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है ज़मींदारों के प्रति जो है कड़ी रवैया अपनाया था, तो ज़मींदार सब मिलकर जो है उसमें जो प्रमुख था वो था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये इनके प्रमुख थे इस एसोसिएशन के, अर्थात ज़मींदारी एसोसिएशन के। और इसका जो दूसरा नाम है आपका लैंड्स डाउन हॉल, लैंड्स डाउन हॉल एसोसिएशन। ठीक है, इस नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, डी बसु क्या बोले हैं इसके बारे में जानेंगे। डी बसु कहे हैं कि संविधान जो है ना तो एकात्मक है, ठीक है, ना तो संघात्मक है, ठीक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। और पॉल एप्लेबी बोला है संविधान संघीय है। संविधान कैसा है? संघीय है। ठीक है, और केसी वहियर जो बोला है अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय है। आप सभी के बारे में सीख गए कि किसने क्या बोला है भारतीय संविधान को। एक बार फिर से समझ लेते हैं। डी बसु ने बोला है भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, पॉल एप्लेबी बोला है कि भारतीय संविधान संघीय है। ठीक है, केसी वहियर बोला है भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप समझ चुके हैं, ऑप्शन डी है कि सहकारी संघवाद है भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री सतकर्णी। ऑप्शन सी सही है। इसी से संबंधित मिलता जुलता एक और वर्ड है दक्षिणा पथ स्वामी। ठीक है, दक्षिणा पथ स्वामी किसको कहा गया है?
ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है आपका वसुदेव, ऑप्शन सी सही है, वसुदेव। इसका पूरा नाम है वसुदेव कण्व, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चामुंडराय। गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की भी मूर्ति कहते हैं। इस मूर्ति का दूसरा नाम क्या है? बाहुबली की मूर्ति, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम जो कर रहे हैं आपके लिए वो आपके लिए बेनिफिट है। तो इतना काम आप ज़रूर करें, तभी आपके लिए हम रेगुलर सेट प्रैक्टिस लाया करेंगे, ठीक है। चलते हैं सवाल की ओर। इसमें बोला गया है निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? ठीक है, समाजवाद, समग्र क्रांति, दल विहीन लोकतंत्र, ये तीनों संबंधित हैं। चौखंबा राज संबंधित नहीं है, ये आपका जो है राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थाई समिति नहीं है? तो परामर्शदात्री समिति जो है अस्थाई समिति नहीं कहलाती है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? क्योंकि जो है भोज परमार उसको रोक रखा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था, केरल का ही जगह है मालाबार तट, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मालाबार। यदि ऑप्शन में ये ना हो तो केरल जरूर रहेगा, ठीक है। इस विद्रोह में हुआ क्या था कि जमींदार जो है काश्तकारी पर जुल्म करते थे, ठीक है, काश्तकारी पर जुल्म करते, काश्तकारी मतलब जो छोटा मोटा काम करता है, ठीक है, उस पर जुल्म करता था। तो इसी के दरमियान में जो है इन सभी लोगों ने, काश्तकारी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और यह आंदोलन बहुत ही बड़ा हिंसक आंदोलन बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर है आपका इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। एक इसी से संबंधित मिलता जुलता है शिमला सम्मेलन, ठीक है। अगर आपसे पूछे शिमला सम्मेलन कब हुआ था तो आपको बताना है 1945 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इस सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए उष्ण बोला गया है, ठीक है, उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये आपको पता है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये इसका आंसर जो है आप खुद जान जाएंगे। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में है, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है कई राज्यों से गुजरती है, तो इसका एग्जैक्ट स्थान बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों में जो है, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा भाग इसका है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ जो है आपका झारखंड में है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ये कर्क रेखा के पास भी है, सॉरी विषुवत रेखा के पास भी है, तो इस वजह से गर्मी पड़ती है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही जो है उष्ण कटिबंध वाला वन पाया जाता है सदाबहार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला है निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
लेटेराइट मिट्टी मतलब लाल मिट्टी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा सभी एरिया में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसका कलर जो है हल्का पीला होने लगता है, ठीक है। और इस मिट्टी में जो है खेती आपका चाय की ज़्यादा होती है, चाय, इलायची इन सभी की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी, क्या बोला गया है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जब नई बोले तो राइट आंसर होगा आपका खादड़, ठीक है। जब पुरानी बोले, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तब सही आंसर होगा क्या, बांगड़, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए खादड़। रेगुड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी को बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। तो सही आंसर है आपका 1973, ऑप्शन ए। और अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है, ठीक है, अगर बाघों की संख्या का राज्य पूछ ले क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश, एमपी। अब तक जो है बाघों की संख्या टोटल है लगभग 530, ठीक है, लगभग बता रहे हैं। इसका आंकड़ा 2022 में काउंट किया गया था 526, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो आसान सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंहभूम, ऑप्शन सी सही है। नेपाल नगर में क्या पाया जाता है, अखबारी कागज़, ये कागज़ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया आपका 3 पहाड़ी दिया गया है, बोला उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो उत्तर में पहले आपका महादेव की पहाड़ी आ जाती है, उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी आती है, तब फिर आपका जो है सह्याद्री पर्वत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो इसका आपको हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा से कम की ओर। तो आप उस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको सुविधा होगी, जितने नंबर का पूछेगा उतना आप बता पाएंगे। इसका ट्रिक है उत्तर में बिहार बंगाल, क्या है, उत्तर में बिहार बंगाल, उत्तर में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मेक मतलब महाराष्ट्र या मुंबई दूसरे नंबर पे, 3 नंबर में हो गया बिहार, 4 नंबर पे हो गया बंगाल। यहाँ बोला गया उत्तर प्रदेश के बाद, तो महाराष्ट्र वाला आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप से, ठीक है। इसमें से जो है 2-3 तरह का और सवाल बनता है, जैसे 8 डिग्री चैनल कभी पूछ लेगा, कभी 9 डिग्री चैनल। तो इसका एक ट्रिक है, 8 डिग्री का है मामी, ठीक है, इसका है लक्ष्मी, ठीक है। इसका मामी का मतलब है कि मालदीव, मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। और लक्ष्मी मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। और 10 डिग्री तो आप समझ गए यहाँ पे अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सांगपो। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पे हम देख लेते हैं बाकी सभी को कि किस जगह पे क्या जान, जैसे अभी देखिए आप तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना गया। अब जानते हैं बांग्लादेश में किन नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तीनों के बारे में सीख गए। अब एक और सवाल आता है कि गंगा नदी को जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं पद्मा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम आपको सारा चीज़ बता दिए। देखिए यहाँ पे पद्मा भी लिखा हुआ है,
तो स्टूडेंट सब इसी समय कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको हम सारा डिटेल इसलिए बताते हैं कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आपको इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और इस बार ही आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया आपका, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? तो प्रमुख, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें आपका बोला गया है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हित समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन से स्पष्ट हो जाता है, हित समूह क्या करता है कि जैसे अपना कुछ डिमांड करना है तो ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेता है, ठीक है। उसमें से एक लीडर होता है और ये लीडर क्या करता है, चुनाव के समय में किसी नेता से जाके मिलता है, जो मेन नेता होता है, उस पर दबाव बनाता है कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए, हम इतना वोट देंगे। तो आखिर में इसका जो डिमांड होता है वो नेता मान लेता है, ठीक है। तो ये सब अपना हित समूह बनाए रखता है ताकि उसकी मांगे पूरी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखिए बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये है बेबारी आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरुबारी मुकदमा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं। देखिए यहाँ राजकाज माने कामकाज की भाषाएं पूछा गया है। तो दो भाषाएं हैं, ऑप्शन बी अंग्रेजी और फ्रेंच, ये आपका कामकाज की भाषा है। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सर्वमान्य भाषाएं हैं उसमें 6 भाषाएं हैं, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई? तो आसान सवाल है, 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका करंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल गेट्स, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए नहीं है, जब भी आप एग्जाम में परीक्षा दे रहे हो तो आप क्वेश्चन में नहीं वाला सवाल पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर गलत हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। और उसी के अनुसार से आप आंसर करें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में जो है क्या बोला है कि आरबीआई का स्थापना 1949 में हुआ है। ये गलत बात है, 1935 में हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इस अनुसार से ये वाला ऑप्शन बी गलत है, लेकिन सवाल में जो बोला गया है उस अनुसार से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, समझ गए। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुलाब का फूल देखे होंगे, गुलाब का जो टहनी होता है, आप उसका टुकड़ा टहनी भी लेकर गुलाब का फूल तैयार कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कलम लगाना, मतलब कलम के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, किसी टहनी पे एडजस्ट करके जड़ तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, एक तरह से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन किया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए स्टेट बैंक, एलआईसी, जीआईसी, सारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी जो है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का प्रवर्तक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका, सबसे लंबी नदी बताना है जिसका कि उद्गम भारत में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है, उद्गम भारत में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस अनुसार से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा नदी की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, कुछ बुक में जो है 2525 किलोमीटर भी लिखता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का लंबाई जो है
2800 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे राइट आंसर गंगा क्यों दिए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर गंगा इसलिए होगा क्योंकि इसका उद्गम स्थल भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, यह अपने देश से बाहर का है। अगर यहाँ पे सवाल ये होता भारत से गुजरने वाले सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, तब हम जवाब देते ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया आपका CAO का सूत्र जो है बताना है। CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो देखिए Ca माने क्या, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना, 20, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु संख्या का दुगना। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परमाणु संख्या, ठीक है, यह हो गया यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं तत्व है। ठीक है, तत्व यहाँ पे क्या, कैल्शियम। परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 20, और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20 का दुगना कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, तो परमाणु द्रव्यमान कितना, इसका दुगना कर देंगे तो 16। तो अब बोला है क्या, परमाणु द्रव्यमान बताना CAO का। CAO अब ये टोटल बन गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 56 इकाई हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह से हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। अगर परमाणु द्रव्यमान याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो परमाणु संख्या आप याद कर लीजिए, उसका लगभग दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में भी आया था, वहाँ पे भी हम आपको बताए थे धोवन सोडा के बारे में। तो देखिए धोवन सोडा यहाँ पे आ गया आपका Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, चूँकि 10 जल है इसलिए इसका भी नाम जुटेगा। तो देखिए जब क्वेश्चन में ये दोनों दिया रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों दिया हो, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र ज़्यादा बेस्ट ये वाला होगा। ठीक है, अगर जब ये ऑप्शन में ना होता तो इसको भी हम राइट आंसर मान सकते थे धोवन सोडा का। ठीक है, धोवन सोडा समझ गए। अब इसके बारे में समझते हैं NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं हम खाने वाला सोडा। ठीक है, जैसे बेकरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं ताकि स्पंजी हो सके, फूल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग किस रंग का हो जाता है। तो जब आयोडीन डाला जाता है तो रंग उसका जो है आपका नीला हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। ठीक है, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्फा कण का संवेग सबसे अधिक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है जंगरोधी इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो क्रोमियम और निकेल का होता है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। देखिए अम्लीय वर्षा कराने में सहायक क्या है, NO2 और SO2। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा में पूछे कि अधिक मात्रा किसकी होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रशीतक। आप फ्रिज देखेंगे, फ्रिज में एक चैम्बर होता है, उसमें जो है फ्रियोन गैस भरा होता है, उसी की वजह से फ्रिज जो है ठंडा कर पाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशीतक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है, तो केंचुआ द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही है। केंचुआ को जो है किसान का मित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट
इसमें बोला गया आपका कवक अर्थात फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है, रिंग वर्म है, जिसको कि हम दाद खाज बोलते हैं। ठीक है, दाद या खाज। आप देखते होंगे चेहरा पर किसी किसी का जो है या हाथ वगैरह में हल्का बूंदा बूंदा टाइप का लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो हल्का हल्का खुजलाता है, उसी को हम कहते हैं रिंग वर्म। ठीक है, या ब्लैक कृमि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाने के लिए एक दवा आता है वेटनोवेट एन, वेट एन, इसको आप लगा देंगे तो 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, बिना लहर बिना किसी दर्द का। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है। आप देखेंगे बूढ़ा बुजुर्ग को बोलते हुए कि इसका रंग जो है मलिन है। ठीक है, मतलब मलिन है इसका मतलब है कि श्यामला है। तो जिसके शरीर का रंग जो है मलिन है, मतलब ज़्यादा श्यामला या फिर काला है, उसी मेलानिन का है वर्ड बोला रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये लोग गांव देहात में बोलते हैं तो उसको मलिन बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, मेलानिन। तो जिसके शरीर में मेलानिन जो है ज़्यादा होगा वो उतना ही काला होगा, जितना शरीर में कम होगा उतना गोरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन दर, मतलब ट्रांजैक्शन रेट। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है बजट जो है सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन ए, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अब करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपका जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है इटली। ये जो है जॉर्जिया मेलोनी मार्च 2023 में भारत आई थी। अगर पूछ ले कि मार्च 2023 में या हाल ही में भारत में किस देश की महिला प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, तो आपको बताना है जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर है आपका आशा परेख। ये जो है आपकी अभिनेत्री है। ठीक है, अभिनेत्री है। और ये जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आपका 2022 का है। ठीक है, और अभिनेता जो है इसका है अभिनेता वो है आपका अजय देवगन। कौन है, अजय देवगन। मतलब 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अभिनेता कौन है, अजय देवगन। ठीक है, अब चल रहा है 2023, तब 2023 के बारे में भी जान लेते हैं। 2023 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो मिला है आपको रणवीर कपूर को। ठीक है, ये आपका अभिनेता हो गया रणवीर कपूर, और अभिनेत्री जो हो गई ये हो गई इनकी वाइफ आलिया भट्ट। अभिनेत्री कौन हो गई, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर का वाइफ। तो आप सब समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ निर्माण होगा, तो बंगलौर में होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है गया में, बिहार के गया जिला में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मिस्टेक है, तो इसको सुधार लीजिए, ऑप्शन ए में आप गया लिख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गया। इसका जो लंबाई है 432 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका 97 मीटर है। ठीक है, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। और इससे पहले जो है चर्चा में था यूपी का, जिसका कि लंबाई है 200 मीटर, और इसका जो उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका
इस सवाल से पहले पिछले सवाल में और चलते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा और फैक्ट जान लेते हैं कि पहला रबड़ बैंड कब बना था, पहला रबड़ डैम कब बना था। ठीक है, तो ये आपका जो है 2006 में बना था, आंध्र प्रदेश में बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछ ले ये जो बिहार में बना है गया में रबर डैम किस नदी पर बना है, तो आपको बताना है फल्गु नदी पर। किस नदी पर बना है, फल्गु नदी पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया है महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी, तो राइट आंसर है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो राइट आंसर आपका अंतिम पंघाल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो राइट आंसर है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, अब जो सेक्शन आ रहा है इंग्लिश का आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश भी देख लेंगे। देखिए इंग्लिश में क्या है, इसमें आपका पैसिव खोजना है कि पैसिव में कौन बना है। तो व्हेन डू यू टेक मिल्क, यहाँ पे देखिए मिल्क ऑब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वर्ब का V3 होगा, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब का V3 यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ वाला सही होगा। चूँकि मिल्क के लिए ईज आया है, यहाँ पे आर कर दिया है, गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है कि राइट आंसर चुनना है वांट और रन। ठीक है, यहाँ पे एरर पार्ट है, क्या डाले ताकि सही हो जाए। तो दो वर्ब के बीच में टू आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप कहें कि ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे रन है और यहाँ पे रैन कर दिया, ये गलत है, पास्ट हो गया। और पास्ट टेंस में मतलब V2 फॉर्मेट में टू आता ही नहीं है, मतलब टू लगता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए आपका नरेशन पूछा गया है, बोला है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया है, तो आश्चर्य से बोल रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है, यह खूबसूरत दृश्य है। तो ठीक है, तो जब आश्चर्य से बोलेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या जॉय ये सब का प्रयोग करते हैं, तो बाकी सारे ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद जो है दैट लगा के सेंटेंस का असर्टिव कर देते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है, इट खाली स्थान हॉट टुमारो, तो यहाँ देखिए टुमारो दिया गया है, फ्यूचर का बात कर रहा है। जब फ्यूचर का बात करेगा तो इज हैज बीन इज बीइंग तो होगा नहीं, ये वाला होगा, विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि आई ब्लैंक लिविंग हियर सिंस 2014, तो यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है बीन का प्रयोग होगा। अगर आप अंग्रेजी का थोड़ा बहुत भी नियम जानते हैं तो यहाँ सब आप आराम से बना लेंगे। यदि आप इंग्लिश का और भी सेट प्रैक्टिस देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सिविल कोड का तैयारी हो रहा है। ठीक है, बिहार सिविल कोड का, तो उसमें जो इंग्लिश पूछा जाएगा और इसका जो इंग्लिश है बिहार पुलिस का, दोनों का सेम इंग्लिश है, तो आप वहाँ उन सेट का भी इंग्लिश देख सकते हैं। ठीक है, सेम ही पैटर्न है, आप देख लीजिएगा, इसका इंग्लिश सारा बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सफिक्स बताना, मतलब शब्द के अंत में कुछ वर्ड जुटेगा जिससे कि सेंटेंस जो है आपका सही हो जाएगा, तो क्या जुटना चाहिए। तो यहाँ बोला है इट वाज हिज सिर फुलिश, तो यहाँ पे क्या होगा फुलिशनेस। ठीक है, मतलब मूर्खता, अगर यहाँ नेस का प्रयोग करते हैं तो मूर्खता। सिर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से, जैसे आप कभी कभी बोलते हैं सरासर झूठ बोलना है ना, तो सरासर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा या स्पष्ट झूठ, तो उसी का मीनिंग होता है सिर। ठीक है, इट वाज हिज सिर फुलने, यह उसका सरासर मूर्खता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेस बढ़ाएगा। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया है प्रीफिक्स जोड़ना है सेंटेंस के पहले। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स जोड़ना है राइट के पहले। प्रीफिक्स माने होता है कि शब्द के पहले जोड़ते हैं। अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे यहाँ बोला गया था सफिक्स। सफिक्स माने शब्द के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द के पहले जोड़ेंगे, राइट के पहले क्या होगा, तो यहाँ पे री राइट होगा, फिर से लिखें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है ट्रांसलेट करना है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, आपका ऑप्शन ए में ही सही है। यहाँ पे देखिए वाज दिया है, हैज़ दिया है, ये सब तो होगा नहीं, ऑप्शन ए सही है। 79 में चलते हैं। इसमें बोला गया खाली स्थान भरना है। ही फेल्ट पीटी ब्लैंक द पुअर, तो फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए उसने क्या दिखाया, दया दिखाया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए बोला गया है कमिटी को आपको शुद्ध करना है, गलत स्पेलिंग है लिखा, तो इसमें देखिए आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन ए COMMITTE कमिटी। नेक्स्ट अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन आता है, हिंदी के क्वेश्चन को जान लें। इसमें बोला गया क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है बेगूसराय में, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में बोला है स्वर्ण सस्य पर पद तल लुठित उपरोक्त किनकी उक्ति है, तो सही आंसर है आपका सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत की धरती जो है बहुत ही उपजाऊ है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है नाक रिजतिन देत मृग नर धन हेतु समेत, उपरोक्त दोहा किनकी है, तो ये रहीम का दोहा है। रहीम कहते हैं कि जिसके पास जितना धन होता है वो उतना ही रिझता है, मतलब कि जैसे आप देखेंगे बहुत लोगों को कि बहुत के पास बहुत सारा धन होता है, फिर भी वह जो है कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि दिन रात जो है झकते रहता है, जिसको कहते हैं झकना, वही चीज़ है। तो कभी वही कहते हैं जिसके पास जितना धन होता है वो उतना ही झकते रहता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है राम राज कौन सा समास है। देखिए अगर आप समास का ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा समास का और हिंदी व्याकरण के ग्रामर का, ठीक है। वैसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ का मिल जाएगा वीडियो, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समास आपका जो है एक बार में क्लियर हो जाएगा। ट्रिक भी बताया गया और हर कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची वर्ड रहना चाहिए, आगे का लेटर क्या होना चाहिए, संख्यावाची। द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए, सहचर शब्द, जैसे माता पिता, हंसना खाना रोना, ठीक है, भाई बहन, ऊपर नीचे, द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है। और द्विगु समास जैसे संख्यावाची में हो गया, जैसे त्रिलोचन, चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होगा कि कारक का चिन्ह दिखना चाहिए, जैसे कारक का चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबंध का के की। अब आखिरी हो जाता है संबोधन। संबोधन क्या होगा, हे अरे हो जी। तो यहाँ पे देखेंगे को आया है ना, देखेंगे राम राज माने राम का राज, ठीक है, का आया है तो संबंध का वर्णन क्या है, यहाँ को नहीं आएगा, ठीक है, का आएगा। राम राज मतलब कि राम का राज्य, ठीक है, तो यहाँ पे का छिपा हुआ है, राम का राज्य। तो ये सभी विभक्ति में जो है जो चिन्ह दिख गया समझ जाइएगा कि वो तत्पुरुष समास है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तत्पुरुष में कौन सा, तो यहाँ पे देखेंगे कि का किस में है, संबंध में, तो ये आपका होता है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ से आप समास सीख गए, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ज़्यादा विस्तार से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया है पतन का विपरीत शब्द बताना है, तो उत्थान हो जाएगा,
ऑप्शन ए सही है, और ये सही लिखा हुआ वर्ड है, ये सभी गलत है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतघ्न। यहाँ ना है, मतलब नहीं वाला वर्ड, यहाँ भी ना छिपा हुआ है, ना, तो कृतघ्न हो जाएगा। जो उपकार मानता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ज्ञो, ज्ञो माने ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वो हर बात समझता है, मतलब उस पर आप उपकार करेंगे तो वो उस बात को समझेगा, मतलब मानेगा। समझ गए? उपकार ना माने तो कृतघ्न, उपकार माने तो कृतज्ञ। ठीक है। नास्तिक माने जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया राम खाना खाएगा, इसका कर्मवाच्य बताना है, मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव में क्या होगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, खाना खाया जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कर्मवाच्य में। नेक्स्ट, या इसको ऐसे भी हम बना सकते थे, खाना राम के द्वारा खाया जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे बोला गया कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? अभी देखिए यहाँ पे का है, अभी तुरंत आपको कारक का चिन्ह दिखाए थे, यहाँ पे देखें को देखिए किस में है? कर्म में है, तो कर्म वाला हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए है कर्म, देखिए को है, कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए इनमें से विशेषण कौन है? विशेषण जो विशेषता बतलाता है संज्ञा या सर्वनाम का, तो ये चूँकि संज्ञा है ये तो होगा नहीं आंसर। लिखा ये क्या है? क्रिया है, क्योंकि ये संयोजक वर्ड है। गोल यही विशेषता बतला रहा है संज्ञा का कि कुछ भी चीज़ होगा जो कि गोल होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? यहाँ देखिए बोला गया है कुल स्वर कितने हैं, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगर कुल नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तब जवाब होता आपका ऑप्शन सी। समझ गए? अगर बोला जाता है कि सिर्फ स्वर की संख्या बताना है, स्वर की संख्या, तब आपका आंसर होता है 11। अगर बोला जाता है स्वर की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, तब आपका आंसर होगा कितना? 13। वो स्वर जान लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। इन दोनों को अयोग्यवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्यवा। जब अयोग्यवा कहते हैं तब स्वरों की संख्या जो है यहाँ तक ही काउंट की जाती है, तो यहाँ से यहाँ गिनेंगे आप तो 11 पड़ेगा। ठीक है, जब टोटल काउंट करेंगे तब 13 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बुक में 10 का भी चर्चा करता है, तो जब 10 का चर्चा करता है तो री का काउंट नहीं करता, तो वो सब पुराना बुक में है, लेकिन आपको याद रखना है कि 11 और 13 में ही खेल होता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उस अनुसार से आप जवाब दीजिएगा। अब देखिए 90 क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब मैथ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैथ का भी क्वेश्चन आप जान लीजिए, तब आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए बोला है 28 मीटर व्यास है। ठीक है, वृत्ताकार मैदान को समतल कराना है, और बोला गया लागत क्या होगा यदि 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा होता है। तो चूँकि वृत्ताकार मैदान है मतलब इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा? पाई का मान कितना होगा? 22/7 आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा, तो 14 × 14। ठीक है, अब बोला खर्चा 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना आएगा? तो यहाँ पर 125 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे आखिरी में। यहाँ तक आपका क्षेत्रफल हो गया, और जब रेट निकालेंगे तो गुना कर देंगे। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो इतना आप गुना मत करिएगा, ये तो निश्चित है। देखिए 5 और 2 से जब गुना होगा तो 10 आएगा, मतलब इकाई अंक 0 आएगा, तो वही वाला आंसर होगा जिसका इकाई अंक 0 है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे गुना करिएगा, देख लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में अगर कम टाइम हो तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये आसान सवाल है। ठीक है, इसको हल करना। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। यहाँ पहले से क्या? कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा लिख दिए, और यह है क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा नीचे में है, इसको लिख दिए।
कोसेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर दोनों गुना करें तो कितना मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। या एक दूसरे को काट भी सकते हैं। और कोसेक थीटा नीचे में है ही, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, a + 1/a का मान जो है 6 है, तो a4 + 1/a4 का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 4 है, मतलब 2 × 2 के फॉर्मेट में है, मतलब 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 बार वर्ग के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आसान मेथड में जो ये मान दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं जो 6 है, इसको अभी थोड़ा देर के लिए k मान लेते हैं, ठीक है। तो जो मान दिया गया रहेगा उस पर स्क्वायर कर दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा, इतना काम करिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू आएगा उसका भी वही काम करिएगा, स्क्वायर करिएगा, फिर 2 घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो गया। अब जब बनाते हैं इसको कैसे, जैसे 6 था तो 6 लिख दिए, 6 का स्क्वायर कर दिए, 2 घटा दिए, मतलब जितना स्क्वायर उतना घटाना, कितना होगा 36 में 2 घट जाएगा, कितना होगा 34। फिर क्या बोले थे, फिर इस पर स्क्वायर करिए और फिर 2 घटा दीजिए। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 1156 में 2 घटाएंगे 1154 आएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है, ये थोड़ा परमुटेशन का सवाल दिया है, ठीक है। बैंकिंग शब्द है, तो यहाँ पे कुल अक्षर गिनेंगे पहले कितना है, इसको सजाना है तो परमुटेशन काम करेंगे, जब चुनना होता है तो कॉम्बिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन करेंगे, देखिए कितना 3 4 7 लेटर है, कुल 7 लेटर है। इसमें स्वर कितना है ये गिन लीजिए, स्वर आपका 1 1 2 लेटर है, ठीक है, स्वर 2 लेटर है। और एक जैसा लेटर कितना है, सेम वर्ड कितना है, 2 ठो है, एन देखिए यहाँ पे सेम वर्ड 2 ठो है। अब देखिए इसको सजाना है, कैसे सजाएंगे, यहाँ पे बोला है कि स्वर जो है हमेशा साथ रहे, मतलब कि स्वर कौन कौन सा है, आई और ए ये हमेशा साथ रहेगा, ये हमेशा जहाँ भी जाएगा एक जगह पे रहेगा। बाकी यहाँ पे बी एन के एन जी ये सब का जगह चेंज होगा और ये इसका चेंज होगा, लेकिन ये दोनों साथ रहेगा। तो इसको जो है आई और ए को हम एक मान लेंगे, मतलब कि एक वर्ड है, ठीक है। तब टोटल कितना हो जाता है, तब देखेंगे आप 3 3 6 हो जाएगा। तो सजाने का कुल तरीका कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब इसमें से जानना है, क्या बोला है कि स्वर जो है सदा साथ रहे, तो स्वर यहाँ पे दोनों था साथ, तो इसको भी तो आपस में सजा सकते हैं, कभी ए को इधर रख सकते हैं, कभी आई को इधर। तो इसका सजाने का तरीका क्या होगा, 2 ठो वर्ड है तो 2 ठो कॉम्बिनेशन में जाएगा। अब देखना है कि सेम जैसा वर्ड क्या था उससे भाग देना है, तो सेम वर्ड 2 ठो था, इससे भाग दे देना है फैक्टोरियल से। अब इसको हल कर दीजिए, कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 2 वाला तो कट ही जाएगा, तो आपका फैक्टोरियल 6 ही बचेगा। तो इसको जब आप गुना करेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना होगा, 6 5 30 चौक 20 से 3 दूनी 6 12 चौक 72 720 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला गया है राजू और मोहन मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। यदि राजू 30 दिन में काम करता है तो मोहन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। आसान सवाल है। यहाँ देखिए दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो पूछ रहा है एक ठो का कितना होता है। तो क्या करना है, पहले गुना कर देना है दोनों को, 30 और 20 गुना कर दिए। अब देखिए दोनों को आप घटा दीजिए, कितना आएगा, नीचे में घटा के ऊपर में गुना करके कितना आएगा, 60 आ गया। तो यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में आपका बोला गया है अक्षय ने 475 केजी चावल इतना रुपए की दर से खरीदा, 80% चावल, यहाँ मान लेते हैं 80% चावल है, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर माने प्रॉफिट प्लस कर दिया। बचे हुए चावल 80% यहाँ पर ये मान लेते हैं मात्रा है, ठीक है। बच गया कितना 20%, और बचे हुए चावल को 10% हानि पर, 10% हानि माने माइनस लगा दिए, बेच देता है। बोला उसका जो है ओवरऑल लाभ हानि प्रतिशत याद करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है,
ये जो मात्रा है ना इसका आप रेशियो बना लीजिए। तो ये 10 इसका जो रेशियो आप बनाएंगे 20 और 80 का, तो कितना रेशियो बनेगा, 20 चौक 80, मतलब ये 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों को गुना कर दीजिए, एक में 10 से कितना हुआ -10, और इधर से भी 4 से 10 में गुना कर दीजिए, कितना हुआ 10 चौक 40। इधर से आपका प्लस मिल गया और इससे गुना किया तो माइनस ही मिला। इसका ओवरऑल निकालेंगे कितना होगा, तो 40 में मतलब ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा आपका 30 आएगा, 30 आएगा। अब क्या करिएगा, आखिरी में जो मात्रा दिया था उसका रेशियो का योग 4 यहाँ से और 1 यहाँ से 5 हो गया, इसमें भाग दे दीजिएगा, यही आपका परसेंटेज निकल जाएगा, मतलब 6% ओवरऑल होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया था आपका 6% आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका श्रेणी का जो है 125वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सबका मान रखते जाएंगे, आपका आ जाएगा आंसर। a यहाँ पर पहला पद होता है, तो a की जगह पे 5 रख दिए। n कितना दिया है 125 बोला गया है, तो 125 रख दिए। -1 है, -1 इंटू डी क्या है, 2 लगातार पदों का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, 15 में 10 घटा लेते हैं तो 5 आएगा। 5 प्लस 124 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 620 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु दिया है 1 3 2 7 और इसको काट रहा है 3 और 4 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा हम बिंदु निकालें ताकि एक बार में आंसर आ जाए। यहाँ पे देखिए कि पहला बिंदु x का मान 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है। अगर इसके अनुसार से अगर x का मान निकालेंगे तो आपको x और y दोनों बिंदु निकालना होगा, तभी क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, a में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है, 2 है, सेम है। तो अगर हम b में काम करें, मतलब ये 5 पर काम करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी में है 5 नहीं है। ठीक है, मतलब कोई किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम y पर अगर काम कर लें, मतलब जैसे होता है ना बिंदु x और y, पहला टर्म x दूसरा y, तो y पर हम काम कर लें तो हमारा सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर x पर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो पहले आपको हम बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है जब विभाजित होता है पॉइंट। इसका देखिए, पहले मान लेते हैं एक लाइन है जिसका कि निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे 1 और 3 है, और इधर आपका 2 और 7 है, और यहाँ पे आपका कोई बिंदु है जो कि काट रहा है, जिसका कि पता करना है निर्देशांक 3 और 4 के रूप में। ठीक है, तो पहला को क्या मानते हैं, x1 1 हो गया, यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो अनुपात विभाजित होता है, पहला को मानते हैं m, तो 3 हो जाएगा m, n हो जाएगा 4। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु विभाजन का फॉर्मूला x निकालेंगे तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, मान रख दीजिए m मतलब क्या 3, x2 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। n कितना है 4, x1 कितना है 1, गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, बटे m और n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7, कितना हो जाएगा आपका 10/7। तो 10/7 देखेंगे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा था, यही आंसर हो गया। इसी तरह से अगर y निकालना चाहते हैं तो यहाँ y का लिख देते हैं फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यहाँ पर मान रख के y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए बोला गया माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका निकालते कैसे हैं, इस सीरीज को जो है क्रम से सजाते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में पहले हम इसको सजाएंगे, उसके बाद जो है इसका हम मान निकालेंगे। तो फिर आइए चलते हैं, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं पहले, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे छोटा कौन सा टर्म है, उसको आगे में लिखेंगे। तो यहाँ पहले है 1 जो है आपका 2 बार है, 1 लिख दिए 2 बार। उसके बाद आपका 3 4 7, 3 4 7। उसके बाद आप देखेंगे 9 जो है यहाँ 3 बार है,
9 यहाँ 3 बार लिख दिए। उसके बाद देखेंगे 10 और 12 है, ये आपका क्रम से सज गया, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, गिन लेना है ये सब जो टर्म कितना है और उसका मिडिल वाला टर्म उठा लेना है। गिनिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है, तो मिडिल वाला टर्म कौन होगा, 4 ठो इधर से हटा दिए, ठीक है, और 4 ठो इधर से हटा दिए, तो मिडिल वाला टर्म ये 2 बच गया, 7 और 9, तो इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 8 आएगा आंसर। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका एक पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है और 1000 चक्कर लगाता है, पहिया की त्रिज्या बताना है। देखिए मान लेते ये एक पहिया है, ठीक है, तो इसका परिधि ही ज़मीन पर घूमता है, तो ये एक चक्कर चलेगा तो इतना दूरी तय करेगा, एक परिधि के बराबर, 2 चक्कर चलेगा तो 2 परिधि के बराबर, तो जितना चक्कर उतना परिधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूरी जो है आपका किलोमीटर में दिया गया है और आंसर जो है मीटर में देना है, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो गया आपका 88 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। अब देखिए, और इसी में क्या है कि पहिया घूमता है 1000 चक्कर बार, तो जितना परिधि उतना चक्कर, वही दूरी हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे परिधि कितना हो जाएगा 2πr इंटू चक्कर की संख्या, चक्कर कितना है 1000। तब यहाँ से आप आर नहीं निकाल पाएंगे, 1000 यहाँ से कट गया, आर निकाल लीजिए, 2 गुना, और यहाँ पे जो है पाई का मान नीचे चला जाएगा, 88/2 गुना पाई का मान 22 ऊपर 7 हो जाएगा, 22 चौक 88, 4 2 से 2 दूनी 4, 14 मीटर आएगा, ठीक है, 14 मीटर। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ये हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।